है गाइस। तो लास्ट के 3 दिनों से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, काफ़ी बिजी हो गया था मैं अपने फ्रीलांसिंग को काम को लेकर। अभी जस्ट सारा कंप्लीट किया है, तो मैं आज से अपने ब्लॉग को रेगुलर करने वाला हूँ। तो आज मेरा 100 डे चैलेंज का डे 18 है। अभी जस्ट दिन की शुरुआत हुई और मेरा सबसे पहले इंग्लिश का सेशन होता है। तो चलिए इस 1 घंटे इंग्लिश स्लॉट को कंप्लीट करते हैं। तो फिर मैं अपना टेबल को सारा क्लीन करता हूँ, अपने चीज़ों को सही से रखता हूँ। फिर मैं अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ। देखो यार, टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहीं अपने आप को आप स्किलिंग कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो साथ में, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप स्किलिंग कर रहे हो, तो इस मौके पे इस टाइम आपको वैसा शेड्यूल नहीं काम करता। मंथली शेड्यूल या फिर वीकली शेड्यूल नहीं काम करता। हम लोगों को अनसर्टेंट होता है कि कभी किसी क्लाइंट का इम्पोर्टेंट काम आ गया, किसी क्लाइंट को इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भेजना हो, या फिर कहीं काम कर रहे हो तो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट सबमिट करना है, प्रोजेक्ट रिव्यू करना है। कभी भी मीटिंग वहाँ पे होता है, चीज़ें बहुत अनसर्टेंट होती है। तो उस टाइम हम लोग अपना टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं। वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप सुबह उठ करके अपना टू डू लिस्ट बना करके उसी अनुसार अपने काम कर रहे हो, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है पूरे दिन का, और पता भी नहीं चलता, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मैनर में हो जाती है। अगर आप एक मंथली या फिर वीकली शेड्यूल को फॉलो करते हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। उसमें देखने को मिलता है चीज़ें टाइम पे नहीं होती है, उससे डिमोटिवेशन आता है। मैं सबके लिए ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें खुद में एनालाइज किया हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आती है अगर मैं वीकली शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ या फिर मंथली शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है टू डू लिस्ट बनाना और उसी के अनुसार अपना सारा काम करना। तो मेरे टू डू लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी लिस्ट अभी इंग्लिश का। सुबह उठकर मैं 5 से 6 पेजेस की इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद कुछ इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल अगर आईटी में आप काम कर रहे हो। तो फिर मैं इसके बाद मैं अपना कोडिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए मैं इस स्लॉट को कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लॉट में मिलता हूँ। तो अभी जस्ट मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा। देखो यार, मैं रोज़ कोडिंग का प्रैक्टिस करता हूँ। कोडिंग प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जितने इंटरव्यू आ रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू देने बैठे हो तो कोडिंग का क्वेश्चन 2-3 हमेशा कोडिंग का क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं हम कोडिंग का क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, कहाँ से। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उस कॉन्सेप्ट को चैट जीपीटी में सर्च करके वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक का कौन कौन सा क्वेश्चंस अभी कोडिंग में पूछे जा रहे हैं, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, आप उनका हेल्प लो। कोडिंग प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं अपने कोडिंग प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं 10 से 15 कोडिंग क्वेश्चन लगाऊंगा, तो फिर इस कोडिंग के बाद मिलते हैं। तो चलिए अब कोडिंग का स्लॉट को शुरू करते हैं। देखो यार, कोडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, या फिर आपको रिसर्च पेपर पढ़ के कंसेप्ट पे काम करना, या फिर किसी अच्छे कंपनी में एंट्री लेना। मेरा आईबीएम में, ग्लांस में और फिर 2-3 अच्छी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जिस हैकर रैंक, आईबीएम का हैकर रैंक का क्वेश्चन था, ग्लांस का डीएसए का क्वेश्चन था, लिंक लिस्ट ग्राफ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। फिर और मेरा डायरेक्ट वो लोग जैसे ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर बनाने के लिए दे दिए थे कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, उसका कोडिंग लिख करके दो। तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग बेसिक्स एंड एंट्री लेने के लिए, या फिर किसी कंसेप्ट पे, या फिर किसी रिसर्च पेपर पे काम करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा कोडिंग आपको आना चाहिए। तो कोडिंग हो सके तो आप रोज़ अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। ऐसा होता है कि कोडिंग आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, मेरे साथ खुद होता है। इसलिए मैं अपने आप को अब स्किलिंग करने के लिए 1 घंटा रोज़ कोडिंग करता हूँ। हो ना हो सेम क्वेश्चन बनाना है, या फिर कुछ अलग क्वेश्चन, या फिर चैट जीपीटी से कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसे प्रैक्टिस करता हूँ। इससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला कि अब स्किलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको भी देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा स्लॉट अभी कोडिंग का है। तो चलिए इस स्लॉट को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में।
तो आज का मेरा अब स्किलिंग चैलेंज कंप्लीट होता है। सुबह उठकर मैंने 5 से 6 पेजेस का बुक रीडिंग किया, फिर कोडिंग प्रैक्टिस किया 5 से 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट मैंने सीखा, फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं अब अपने फ्रीलांसिंग वाले काम में लग गया हूँ। मुझे एक क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट दिया, टेक्स्ट सिमिलैरिटीज़ पे है। ये देखो मैं प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व करता हूँ। ये जो मेरा प्रोजेक्ट मिला है ये एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी है। ये हगिंग फेस और एम्बेडिंग इस तरह से ये सब मॉडल पे काम करता है। तो ये बेसिकली मैंने सबसे पहले उस वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, उसको मैंने पढ़ा, फिर डिज़ाइन मैं बना ये कैसे सॉल्व करूँगा, ये कैसे काम करता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट मैं सीखा, वो किस कॉन्सेप्ट पे है। वो साइमीस न्यूरो नेटवर्क पे काम करता है, तो मैं साइमीस न्यूरो नेटवर्क को पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने कोड को देखा कैसे वो कोड काम करता है। फिर उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट पे उस सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा, ये काम कैसे करता है। तो इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर सॉल्व करो तो वो सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारा प्रोजेक्ट पहले से ऑलरेडी आएगा। आप टाइम लो, उसको सीखो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं। तो आज मेरा 100 डे का डे 18 कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम अपनी जर्नी को रोज़ शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें और अपने अप स्किलिंग चैलेंज आप भी मेरे साथ अपने अप स्किलिंग चैलेंज को ले सकते हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में, एआई में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।